Hello students, you are most welcome to my chemistry, my dream, and the chapter is continue for solution. तो सॉल्यूशन आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, पहले मैं बहुत कुछ बता चुका हूं आपको। क्या क्या बताया है हमने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताया, हेनरीज लॉ बताया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको हम बता चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो वेपर प्रेशर का होता है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है, टॉपिक्स क्या है हमारा? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, देन रॉल्स लॉ, देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पर आते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के लिए देखिए हमने एक डायग्राम प्लॉट किया है और डायग्राम ड्रॉ किया है। वो किस चीज का है? देखिए एक क्लोज कंटेनर बनाया है जिसमें हमने कोई लिक्विड ले लिया है ना। एनी लिक्विड कैन बी टेकन इन ए क्लोज्ड कंटेनर। अब कहता है कि जैसे ही इस लिक्विड को हम छोड़ देंगे तो आप जानते हैं चाहे वो रूम टेम्परेचर हो या जो भी टेम्परेचर वहां पर एग्जिस्ट कर रहा हो, वो लिक्विड क्या करेगा? इवेपोरेट करना शुरू करेगा, है ना। और जानते हैं कि सरफेस से जो है देखिए ये लिक्विड पार्टिकल्स जो है वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन चूंकि कंटेनर क्या है? क्लोज्ड कंटेनर है, इसीलिए जैसे ही ये आउटर रीजन में वेपर आता है तो वो वेपर क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, क्योंकि इस रीजन का जो आउटर रीजन का जो टेम्परेचर है वो कम है, इसीलिए क्या हो जाता है? वो कंडेंस कर जाता है और कंडेंस करके फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर फ्रॉम लिक्विड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम वेपर। तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही हम लोग एग्जैक्ट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए वेपर प्रेशर का जो है ना डेफिनेशन है वो देख लीजिए क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ ए लिक्विड केप्ट इन ए क्लोज्ड कंटेनर इक्विलिब्रियम विथ इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। क्योंकि यहां पर दो चीज दिमाग में रखना होगा। पहला कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेना होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन कब सेटअप होगा ये आप क्लास 11 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़े होंगे। उसमें कहता है कि कंटेनर क्या होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। इसीलिए हमने क्लोज्ड कंटेनर लिया और उस क्लोज्ड कंटेनर में कोई भी लिक्विड ले सकते हैं। वाटर लीजिए, केरोसिन लीजिए, अल्कोहल लीजिए, बेंजीन लीजिए, वी हैव वेरियस लिक्विड्स यू नो। तो उसमें से कोई भी लिक्विड ले सकते हैं आप। तो कैसे हम लोग वेपर प्रेशर मेजर करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम लोग वेपर प्रेशर मेजर करेंगे। इसीलिए हमने ये डेफिनेशन आपको दिया हुआ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड केप्ट इन ए क्लोज्ड कंटेनर इक्विलिब्रियम विथ इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्योंकि जब तक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा तब तक आप एग्जैक्ट वेपर प्रेशर मेजर नहीं कर सकते हैं। अब कहता है कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है वो देखिए किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। और ये क्लास 12 के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी सीबीएसई में कई बार पूछा है कि डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तो देखिए क्या क्या फैक्टर है। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। आप जानते हैं कि टेम्परेचर जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर जो है बढ़ जाएगा लिक्विड का। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर।
और दूसरा देख लीजिए क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। कहता है कि नेचर ऑफ लिक्विड इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, है ना, इन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब क्या, जैसे आप इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, अगर वो लिक्विड जो है मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी बोल सकते हैं, नहीं तो इसका एक नाम इंटर पार्टिकल फोर्स दे दीजिए, ठीक है। उसी को हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी बोलते हैं। तो कहता है कि ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ग्रेटर द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड लेसर विल बी द वेपर प्रेशर। तो जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा वो फोर्स क्या करेगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखेगा, ग्रिप में रखेगा, उसके एस्केपिंग टेंडेंसी को घटा देगा, तो फिर नेट वेपर प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसीलिए नेचर ऑफ लिक्विड जो है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो वी हैव टू फैक्टर्स फॉर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वन इज टेम्परेचर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और दूसरा जो है नेचर ऑफ लिक्विड, जहां पर हम लोग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है हम लोगों का वो है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एंड वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है नॉट इस्केपेबल, है ना, नॉट डिपार्टिंग। इसका मतलब देखिए यहां पर क्या होता है कि सॉलिड, सॉलिड क्या होता है बोलिए, ये नॉन वोलेटाइल है, इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं विथ ए स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स, इसीलिए सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड बोलेंगे। और वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है, लिक्विड और गैस होता है। तो इसमें ज्यादा वोलेटाइल क्या होगा, गैस होगा, उससे कम वोलेटाइल लिक्विड होगा, और सबसे कम या जिसको हम लोग नॉन वोलेटाइल बोलते हैं वो हो जाएगा सॉलिड। तो इस चैप्टर में जैसे ही वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल की बात होगी तो तुरंत आप जो है उस टर्म को समझ जाएंगे। अगर नॉन वोलेटाइल है तो कोई सॉलिड कंपोनेंट है, अगर वोलेटाइल है तो कोई लिक्विड और गैसियस कंपोनेंट है। तो अब जरा देखिए, कहता है यहां पर हमने 2 पॉइंट आपके लिए नोट करके रखा है। कहता है वोलेटिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। दिमाग में कभी कभी आता है कि भाई वोलेटिलिटी होता क्या है, तो वोलेटिलिटी का मतलब होता है एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। तो वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स, है ना। कहने का मतलब जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होगा उसका वोलेटिलिटी कम होगा। जैसे अभी अभी हमने आपको बताया सॉलिड के केस में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होता है, सबसे स्ट्रांग होता है, इसीलिए सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है टाइटली पैक्ड होता है ना, वो नॉट मूवेबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन लिक्विड और गैस में जब हम लोग आते हैं तो उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होता है, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स कंपैरेटिवली कम होता है ना। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स है, इसीलिए उसका वोलेटिलिटी सबसे कम है, और सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी किसका होगा, गैस का होगा, इसके बाद लिक्विड का होगा, और तब जाकर के सॉलिड का होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम लोग वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जान गए। अब जैसे मान लीजिए आपको कुछ जो है कलेक्शन दे दे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का, जैसे कॉमन सॉल्ट दे दिया, शुगर दे दिया, अल्कोहल दे दिया, अमोनिया दे दिया, है ना, तो आप सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होगा और सबसे कम वोलेटाइल कौन होगा, या चाहे उसमें नॉन वोलेटाइल कौन होगा, ये सब आप समझ सकते हैं आसानी से।
तो अब देखिए कहता है वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस इज इक्वल टू 0, है ना। प्रैक्टिकली हम लोग नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर 0 लेंगे। कहने का मतलब कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंस होगा तो उसका वेपर प्रेशर हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो ये इस टॉपिक में काफी काम देगा आपको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और उसका नाम है रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कभी कभी इसका स्टेटमेंट पूछता है कि राइट द स्टेटमेंट फॉर रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, डायरेक्टली पूछता है। तो आप क्या बोलते हैं वहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इन सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of the liquid in solution। तो वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कर देते हैं हम लोग, हटा देते हैं और उसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह क्या यूज करते हैं, पी नॉट ए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है। तो पी नॉट ए यहां पर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसका वेपर प्रेशर सर्टेन टेम्परेचर पर फिक्स्ड होता है, जो वेपर प्रेशर के डेफिनेशन से ही मालूम हो जाता है। तो यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए रॉल्स लॉ को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स। यहां पर पीए को आप बोल सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बोलिए, या सिंपली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग पीएस से इंडिकेट करते हैं। देखिए यहां पर एक पीएस आया हुआ है जिसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप पीए को पीएस भी लिख सकते हैं यहां पर। इसके बाद पी नॉट ए मैंने आपको अभी अभी बताया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसका मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एलोन। कहने का मतलब उस समय कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं हुआ। इसके बाद देखिए एक से क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस चैप्टर में मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में ए और बी ज्यादातर जो है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए लिया हुआ है। तो ए हमेशा सॉल्वेंट कंपोनेंट के लिए और बी हमेशा सॉल्यूट कंपोनेंट के लिए लिया गया है। तो ये दिमाग में आपको बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। तो फर्स्ट केस में जैसे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था, लेकिन सॉल्वेंट तो आप लिक्विड लेते हैं, तो लिक्विड इज ऑलरेडी वोलेटाइल इन नेचर। तो वहां क्या था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। लेकिन यहां पर क्या है कि सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है ही। तो रॉल्स लॉ फिर अपना स्टेटमेंट देता है किसके लिए, फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स है, वो कंपोनेंट ए के लिए, और चूंकि कंपोनेंट बी भी वोलेटाइल है इसीलिए ये हो जाएगा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना। और दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो पी ए प्लस पी बी जो हमको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देगा वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो आप अगर चाहें तो इसको भी इनक्लोज कर लें। एक तो यहां हम इनक्लोज कर देते हैं आपके लिए, और दूसरा हम यहां भी आपके लिए इनक्लोज कर देते हैं। तो इसको भी आप इनक्लोज कर लें। और ये हम लोग जो फॉर्मूला हमको एक दो ठो मिला अभी, देखिए नॉन वोलेटाइल केस में और वोलेटाइल केस में जो फॉर्मूला मिला, इस सारे फॉर्मूले को हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में काम में ले आएंगे अच्छी तरह से। तो इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से हमारा रॉल्स लॉ भी क्लियर हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड क्लियर हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर आपको मालूम हो गया,
अब जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, उसका नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उसके लिए हम जो है आगे आपको बताएंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा तो जरूर याद होगा, इसके पहले हमने आपको वो बताया था सॉल्युबिलिटी के केस में कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस जो होता है कहीं पर एक्सोथर्मिक होता है, कहीं पर एंडोथर्मिक होता है। जब गैस का हमने चेक किया तो वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक था, लेकिन याद रखिए कि टू लिक्विड सॉल्यूशन, सर्टेन लिक्विड सॉल्यूशन हमने जो लिया था, जो आपका बेंजीन और टोल्यूइन था, वहां पर हमने क्या बोला था कि नाइदर हीट इज रिलीज्ड नॉर हीट इज एब्जॉर्ब। इसका मतलब वो जो प्रोसेस था न ही एक्सोथर्मिक था न ही एंडोथर्मिक था। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो मैं आपको उस समय भी बताया था कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए द टाइम हैज कम, वो समय आ गया कि अब आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो देखिए यहां पर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम अंडरलाइन करते हैं, ये आपके लिए चलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम फिर से एक बार लिख देते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ये पहले हम आपके लिए लिखते हैं। अब यह आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है? कहता है कि आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ, ठीक है, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। लेकिन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, अब यहीं पर देख लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये कहता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होगा ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो यहां पर लिखेंगे डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ, ठीक है। तो ये जो है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो अगर आपसे कोई इसका डेफिनेशन पूछ दे कि व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बस इसी फॉर्म में आप डिफाइन कर दीजिए उसको कि द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ concentration and temperature, that is ideal solution, and the solution which does not obey Raoult's law at the given set of condition, that is called non ideal solution। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ एग्जांपल्स आते हैं। जैसे हमने आपको आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ एग्जांपल तो पहले भी दिए थे, अब भी हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। देखिए इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा, दो एग्जाम्पल कम से कम ले लीजिए। पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन, TOLUENE, टोल्यूइन, बेंजीन एंड टोल्यूइन। और दूसरा जो है ये फिर आइडियल सॉल्यूशन में ही लीजिए, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। देखिए यहां पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों कंपोनेंट्स जो है वो करीब करीब एक ही नेचर का है। तो अगर सिमिलर नेचर का दो कंपोनेंट्स, दो लिक्विड कंपोनेंट्स अगर आप मिलाएंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन की ओर ज्यादा अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। तो जैसे यहां देखिए बेंजीन भी नॉन पोलर है, टोल्यूइन भी नॉन पोलर है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी
ऑलमोस्ट क्लोज है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बेंजीन रिंग पर आप क्या करते हैं, CH3 पुट कर देते हैं तो वो टॉलिन कहलाता है ना। जैसे देखिए आप जो है 11 में थोड़ा सा तो जरूर पढ़े होंगे ऑर्गेनिक में, लेकिन मैं अभी आपको बतलाता हूं। देखिए ये तो बेंजीन है, आप बहुत पहले से जानते आ रहे हैं। इस पर कहीं भी किसी कॉर्नर पर आप CH3 जैसे ही दे देंगे तो इसका नाम होगा मिथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है टॉल्विन। तो इसीलिए आपको टॉलिन समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से देखिए क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन क्या करेंगे, फिर कोई बेंजीन रिंग ले लेंगे और बेंजीन रिंग पर जो है आप कहीं पर क्लोरो ग्रुप लगा दीजिए तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और किसी जगह अगर ब्रोमो ग्रुप लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। देखिए ये जो है आपका ब्रोमोबेंजीन, कहीं भी लगा दीजिए किसी भी कॉर्नर पर, ऑल कॉर्नर्स ऑफ ए बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो ये ब्रोमोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, ये टॉलिन हो गया। ये सब आपको जानकारी पहले से भी मिली हुई है 11 में। तो ये तो हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर हम नॉन आइडियल का कोई एग्जाम्पल लेना चाहें तो नॉन आइडियल का ढेरों एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब दोनों कंपोनेंट का जो नेचर होना चाहिए अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा जाएगा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल ले लीजिए, है ना, एंड साइक्लोहेक्सेन ले लीजिए, साइक्लोहेक्सेन या सिंपली हेक्सेन भी ले लेंगे तब भी वो बतलाइए नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही तैयार होगा। दूसरा जो आपका है ये है सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, HNO3 एंड वाटर ले लीजिए, है ना। तो ये भी क्या होगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कम नहीं है, बहुत है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हार्डली एक एक एग्जाम्पल जो है CBSE बोर्ड में पूछता है कि गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच, दैट इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन एंड अदर फॉर बोलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आराम से आप लिख लेंगे। लेकिन इससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आइडियल नॉन आइडियल में आता है वो होता है कंडीशंस सपोर्टिंग आइडियल सॉल्यूशन। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कंडीशंस सपोर्टिंग आइडियल सॉल्यूशन, है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या क्या कंडीशन होगा जो आइडियल सॉल्यूशन को सपोर्ट करेगा। तो बताइए पहला जो इसका कंडीशन है वो तो कहता है रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो रॉल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या होता है, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA एंड PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB, जो आप पहले भी जान चुके हैं रॉल्स लॉ में फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। उसी तरह से दूसरा जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है वो होता है डेल्टा H, जो चेंज इन इंथैल्पी फॉर सॉल्यूशन जो होता है ना, ये किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो डेल्टा H सॉल्यूशन जो होगा यहां पर वो 0 होगा। इसका मतलब क्या होता है, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब जब भी आप आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो न ही हीट रिलीज होगा और न ही हीट एब्जॉर्ब होगा। तो इसीलिए डेल्टा H सॉल्यूशन जो होता है वो 0 हो जाता है। उसी तरह से तीसरा कंडीशन जो इसका होता है वो होता है डेल्टा V सॉल्यूशन। तो देखिए ये सॉल्यूशन आप यहां भी लिख सकते हैं, डेल्टा के बगल में भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग नोटेशन है, उसके लिए कहीं कोई कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं। तो ये भी कहता है कि डेल्टा V का वैल्यू 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन बनाने के पहले
जो दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल वॉल्यूम था वो सॉल्यूशन बनने के बाद भी वही वॉल्यूम होगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट बी है। अब ए का वॉल्यूम मान लीजिए कि 10 ml है और बी का वॉल्यूम मान लीजिए 20 ml है। तो इस दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे ऐसे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 30 ml होगा। तो कहता है कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसका भी वॉल्यूम 30 ml ही होगा। मतलब जो पहले 10 ml प्लस 20 ml दोनों को मिला देंगे तो 30 ml होगा। कहने का मतलब उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ, बताइए, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या बोथ द कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इसका जो फोर्थ और इंपॉर्टेंट टर्म जो है जो इसको सपोर्ट करता है वो देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। जो इंटर पार्टिकल फोर्स जो हम लोग बात कर चुके हैं, जो वेपर प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में रिलेटेड है, तो वो क्या होता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन दे दीजिए या इंटर पार्टिकल फोर्स दे दीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड ए इज इक्वल टू बी एंड बी। कहने का मतलब एक कंपोनेंट के लिए ए एंड ए, ढेर सारे पार्टिकल्स ए ए ए ए हो जाएंगे। उसी तरह से बी सॉल्यूट में क्या हो जाएंगे, बताइए, सॉल्यूट पार्टिकल्स बी बी, इस तरह से ढेर सारे बी हो जाएंगे। तो कहता है कि ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा ऑलमोस्ट वही इक्वल टू होगा बी एंड बी के बीच में भी। और जब दोनों को हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, ए और बी बनेगा। इस तरह से ए बी बन जाएगा। तो ये अगर मान लीजिए हम सॉल्वेंट के लिए बात करते हैं, बी अगर हम सॉल्यूट के लिए बात करते हैं, तो ए बी किसके लिए बात करेंगे, ये बताइए, सॉल्यूशन के लिए हम लोग कर लेंगे। तो जहां कहीं ए लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट के लिए है, बी लिखा हुआ है सॉल्यूट के लिए है, और ए बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन के लिए होता है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आइदर सॉल्वेंट फेज में हो या सॉल्यूट फेज में हो, दोनों का क्या होता है, वो इक्वल होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और कहता है जब दोनों को हम मिला करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑलमोस्ट वही रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन यहां भी कंप्लीट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द कंडीशंस सपोर्टिंग आइडियल सॉल्यूशन। तो बताइए ये चार जो आपका सपोर्टिंग कंडीशंस है वो लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हमने समझा भी दिया कि डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर न ही ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा और न ही एंडोथर्मिक होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। कहने का मतलब सॉल्यूशन बनाने के पहले जो टोटल वॉल्यूम था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, वही सॉल्यूशन बनने के बाद भी होगा। इसीलिए देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन याद रखिए कौन से सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो अब जो हमारा दूसरा है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वहां हम लोग लिखेंगे कंडीशन सपोर्टिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए कितना आसानी से इसको भी आप लिख पाएंगे, कंडीशन सपोर्टिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बस 1 मिनट के अंदर आपका ये भी काम हो जाएगा। देखिए पहले लिख लेना होगा
कंडीशंस सपोर्टिंग भी दे सकते हैं, फेवरिंग भी दे सकते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये देखिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी 4 कंडीशन है, लेकिन सारा कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगा। कैसे, यहां पर देखिए PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स है, क्योंकि यहां तो इक्वल होगा नहीं, है ना। एंड बताइए PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू क्या होगा, XB हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जो इक्वल टू है ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू होगा। तो PA इज नॉट इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स है, एंड PB इज नॉट इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। दूसरा क्या होगा, फिर वही है चेंज इन इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी फॉर सॉल्यूशन जो आप लेंगे दैट इज नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड में हमने चेंज इन वॉल्यूम की बात कही थी, तो यहां देखिए डेल्टा H सॉल्यूशन भी, ये चेंज इन वॉल्यूम जो होगा दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि आइदर सॉल्यूशन के रूप में वॉल्यूम हो सकता है बढ़ जाए, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, या फिर कभी वॉल्यूम घट सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स का नेचर क्या है। क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ा देता है मिलने के बाद, या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घटा देता है। तो आप जानते ही हैं कि अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घट जाएगा तो नेट वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर बढ़ गया सॉल्यूशन फेज में तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वॉल्यूम के लिए हमने लिख दिया। और चौथा जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स की बात हम लोग करते हैं, तो आइदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दीजिए या फिर इंटर पार्टिकल फोर्स दे दीजिए, एक ही चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो इंटर पार्टिकल फोर्स बिटवीन, बताइए यहां A एंड A इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B एंड B इज नॉट इक्वल टू होगा A एंड B। ठीक है, यहां पर जो है कहीं भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चाहे सॉल्वेंट फेज में हो या सॉल्यूट के फेज में हो या सॉल्यूशन फेज में हो, तीनों डिफरेंट होगा। जबकि आइडियल सॉल्यूशन में तीनों इंटर पार्टिकल फोर्स जो है क्या होता था, सेम होता था। जितना सॉल्वेंट में होता था वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूट में होता था, और वही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सॉल्यूशन फेज में भी होता था। तो इस तरह से हमारे पास में दो आ गया, दो एक्सप्लेनेशन है, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए, दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। सपोर्टिंग कंडीशंस जो है वो आइडियल के लिए भी और नॉन आइडियल के लिए इस तरह से हो गया। इसके बाद जो टर्म आता है वो आता है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। पहला होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ कि नेट वेपर प्रेशर, देखिए यहां पर लिख देते हैं, नेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, नेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। इसका मतलब होता है कि जो दो लिक्विड कंपोनेंट्स को मिला करके आप सॉल्यूशन बनाते हैं, तो पहले उसका वेपर प्रेशर कम था, लेकिन जैसे ही आपने मिला दिया तो उसका जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था वो कमजोर हो गया, वो वीक हो गया।
और जैसे ही वीक हो जाएगा तो नेट वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, बढ़ जाएगा। इसीलिए सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हुआ कि नेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। उसी तरह से आपका दूसरा जो होगा वो होगा सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और यहां पर क्या होगा बताइए, बस इसी के जैसा हो जाएगा। नेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन में इंक्रीजेस था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। तो लिखिए नेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंपोनेंट्स को, दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा, या यूं कहिए कि मिलाने के बाद कोई नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन उसमें तैयार हो जाएगा। इंटर पार्टिकल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जैसे ही इंटर पार्टिकल फोर्स बढ़ेगा तो नेट वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो इसके लिए जो हमारे पास में सपोर्टिंग कंडीशन होगा, ये बिल्कुल ही सपोर्टिंग कंडीशंस फॉर पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन है ना। उसके लिए फिर हम लोग देखिए 4 पॉइंट जल्दी जल्दी लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, PA इज ग्रेटर देन P0A into XA एंड PB इज ग्रेटर देन P0B into XB। मतलब पॉजिटिव डेविएशन के केस में ये ग्रेटर देन का साइन होगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड में देखिए आपका क्या है, इंथैल्पी चेंज है ना। तो इंथैल्पी चेंज फॉर सॉल्यूशन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है बताइए, पॉजिटिव वैल्यू होगा। और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है कि प्रोसेस जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक नेचर का होगा। और एंडोथर्मिक का मतलब तो आप जानते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट की एनर्जी क्या होगा, उसमें एब्जॉर्ब होगा, है ना। तो चेंज इन एंथैल्पी जो होगा वो यहां पर पॉजिटिव होगा। उसी तरह से तीसरा जो आपका पॉइंट है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम का होता है। अब चेंज इन वॉल्यूम यहां देख लीजिए भाई, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, फिर से यहां पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब हो जाता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद नेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है इथेनॉल एंड वाटर लेते हैं, तो अगर इथेनॉल और वाटर 10 ml ले लेंगे तो आना चाहिए 20 ml, लेकिन वो 20 ml नहीं होकर के क्या हो जाएगा, 20 ml से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हो सकता है वो 21 ml हो जाए, या 20.5 हो जाए, 20.3 हो जाए, मतलब 20 से ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन का नेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और चौथा जो जानते हैं आप फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए, तो देखिए यहां फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जिसको इंटर पार्टिकल फोर्स बोलते हैं, वो बिटवीन क्या हो जाएगा, ए एंड ए, है ना, इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी, है ना, बट ग्रेटर देन ए एंड बी। कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन से, है ना, ए और ए का और बी एंड बी का जो
आपका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा सॉल्यूशन वाले फेज से। तो आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में अगर नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन घट जाएगा तो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए उसको हम लोग पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, है ना। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ही हो जाता है कि नेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो सपोर्टिंग कंडीशंस फॉर पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, उसी तरह से सपोर्टिंग कंडीशंस फॉर नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। तो नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए हम यहां पर चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर नेगेटिव कर देते हैं। और जितना भी ये ग्रेटर देन आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, यहां पर ये लेस देन हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। यहां भी आप जो देख रहे हैं ग्रेटर देन 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और ये जो आप पॉजिटिव देख रहे हैं उसको आप निगेटिव कर दीजिए, और जो एंडोथर्मिक था वो अब क्या हो जाएगा बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है वॉल्यूम में भी क्या हो जाएगा बताइए, ये लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 होगा तो निगेटिव हो जाएगा। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में भी ये जो आप देखिए यहां पर जो ग्रेटर देन का साइन था वो लेस देन हो जाएगा। तो बताइए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप आइडियल सॉल्यूशन भी समझ गए, नॉन आइडियल भी समझ गए, है ना। कंडीशन सपोर्टिंग आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन सपोर्टिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल में दो तरह का आपने देखा, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और कंडीशंस जो है पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए और नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन के लिए दोनों ही आपने अच्छी तरह से लिख लिया, और कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं आना चाहिए। तो इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आज तो हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, वो होगा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और साथ ही साथ हम आपको एजियोट्रॉप्स के बारे में भी बताएंगे, है ना। एजियोट्रॉप्स एक नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा, आपको बताएंगे कि उसकी यूटिलिटी, है ना, हमारे इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ऐसे आपको पढ़ना तो वो है नहीं, लेकिन फिर भी जानना चाहिए आपको, हम डिटेल में वो जानकारी नेक्स्ट क्लास में देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, साउंड रहिए, ठीक है, और मेरे इस काम को करते रहिए। और ये देखिए जितना मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे, और जहां कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और हमारा जो ये चैनल है केमिस्ट्री माय ड्रीम, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं आपको केमिस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहने नहीं दूंगा, और इतना इंटरेस्ट जगा दूंगा कि आप केमिस्ट्री के ड्रीम से आप अपना सारा ड्रीम फुलफिल कर लेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।